नमस्कार। 24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। 24 के चैंपियन में आज हम बात करेंगे ओबीसी आरक्षण की, जिसे लेकर एक बड़ा फैसला करने की तैयारी में है यूपी सरकार। आरक्षण की बात आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसका विरोध ममता बनर्जी ने किया था। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कैसे हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव के केक काटने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। मछली और संतरा के बाद अब केक पर सियासी संग्राम हो रहा है। वहीं सुल्तानपुर में आज पहली बार चुनाव सभा करते हुए नजर आए वरुण गांधी। वरुण गांधी ने अपनी मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया, लोगों से वोट मांगे, लेकिन उनका अंदाज बहुत सारे सवाल छोड़ गया है। हम उस पर भी बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि छठे चरण के प्रचार के अंतिम दिन कैसे एनडीए और इंडी गठबंधन ने एक दूसरे पर हमला बोला, किस तरह से अटैक किया। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ स्वाति मालीवाल रोज नई कहानी लेकर सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ आज इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता के साथ इमोशनल एक कार्ड खेला है, एक इमोशनल उनकी एंट्री कराई है। वो सवाल कर रहे हैं कि उनका क्या कसूर है, वो कैसे गुनहगार है, वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस एक्सक्लूसिव खबर से जो कि आ रही है यूपी से। पिछले 24 घंटे से देश की सियासत में ओबीसी आरक्षण पर बयार तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करने पर विचार कर सकती है। उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता है। ओबीसी में मुसलमानों के आरक्षण के मामले में सरकार जांच कराने की तैयारी बहुत जल्द कर सकती है, और जिसमें यह जांच किया जाएगा कि किस आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है। और इसकी सुबगाहट के बाद ओबीसी आरक्षण पर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। ओबीसी आरक्षण का मामला इस लोकसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा है। चुनाव में अभी 2 चरण बाकी हैं और लिहाजा इस मुद्दे को एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने हथियार बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता और उधर इंडिया गठबंधन के सभी नेता इस पर खुलकर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, उन्होंने ऐसा कानून बनाया, जितने भी मुसलमान है, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं। उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं। हमने डिसीजन ले लिया है, जाति जनगणना होगा। 50% का ये जो बैरियर बना रखा है, इसको तोड़ फोड़ के हम परे कर देंगे। कल ममता बनर्जी ने इस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को हवा दी। उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें उनसे 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट पर रोक लगाने को कहा था। हालांकि कल ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया था। আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না। बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। संविधान के आरक्षण के आधार पर ओबीसी कोटे को यूपी में 27% आरक्षण दिया जाता है, और इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों की करीब 2 दर्जन से अधिक जातियों को भी मिल रहा है। सरकार ये जांच करा सकती है कि मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ किस आधार पर दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार के स्तर पर प्रारंभिक जांच के दौरान अधिकारियों के सामने अलग अलग तरह के मामले आए।
समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मुसलमानों की 24 से अधिक जातियों को ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाया गया। हालांकि उन्हें किस आधार पर आरक्षण दिया गया, इसका जिक्र नहीं किया गया है। बीजेपी का दावा है कि ये नियम के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इस वक्त देश में चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, इसीलिए राज्य सरकार या कोई भी सरकार कोई बड़ा फैसला ले नहीं सकती। लेकिन जो सुगबुगाहट हो रही है और जो कुछ भी सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तैयारी की तरफ इशारा कर रही है। तो हम चलते हैं सीधे लखनऊ, जहां पे हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, किस चीज की तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर? मेहर जी, ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया इलाहाबाद कोलकाता हाईकोर्ट का, जिसमें 2010 के बाद जो मुस्लिम आरक्षण को लेके जो भी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे ओबीसी आरक्षण में, तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अब इस तैयारी में है, इसकी समीक्षा कराने की तैयारी में है। जो 24 मुस्लिम जातियों को जो आरक्षण ओबीसी के तहत उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इसको शुरू किया गया था, उसकी अब समीक्षा कराएगी सरकार। और सरकार की पूरी तैयारी ये है कि हालांकि ये सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर है, अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अंदर खाने जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि ये पूरी तैयारी शुरू हो गई है। समीक्षा होनी, समीक्षा का आदेश एक तरीके से वर्बली दे दिया गया है और समीक्षा हो रही है। और समीक्षा में ये पड़ताल होगी कि जो आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक स्थिति है, वो सामाजिक स्थिति के दायरे में जो ओबीसी आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण के तहत मुस्लिम आरक्षण जो दिया जा रहा है, वो आरक्षण कितना जायज है और उसमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। दरअसल बीजेपी की पहले भी तैयारी जो चलती रही है, वो बीजेपी बार बार पसमंदा मुसलमानों को लेकर बात उठाती रही है, जिसका समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी भी विरोध करती हुई नजर आई। लेकिन पसमंदा मुसलमान उन मुसलमानों को बीजेपी कहती है जो पिछड़े, आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं, तो उनको लेके कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाने की तैयारी चल रही है। और ये चूंकि 2 चरण का चुनाव भी है, तो इसके मद्देनजर भी ये जो तैयारी चल रही है, इसका व्यापक असर आने वाले समय में देखा जी अखंड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे जब चुनावी आचार संहिता लगी हुई होती है तो कोई भी सरकार कोई बड़ा फैसला, कोई पॉलिसी वाला फैसला सरकारें नहीं ले सकती। इसीलिए उससे पहले की तैयारी बेशक हो रही हो, अभी सरकारी फैसला नहीं आया, आदेश कोई नहीं आया है। वैसे जो आरक्षण है ओबीसी आरक्षण, उसमें लगभग 80 से 85, 83 के करीब जातियां हैं जिनको कि उसका बेनिफिट और फ़ायदा मिल रहा है, और उसमें से तकरीबन 24 के करीब ऐसी जातियां हैं जो कि मुस्लिमों के बीच से है। तो कहने की बात यह है कि ये जो जातियां हैं, इसकी समीक्षा सरकार करवाएगी और करवाने की तैयारी में है कि क्या वाकई वो आरक्षण डिजर्व करते हैं या नहीं। तो बहरहाल इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद देखने में आएगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर कोई कदम आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। बहरहाल हम बढ़ेंगे आगे और चलेंगे बिहार। मछली और संतरे के बाद अब तेजस्वी यादव का केक वाला वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। आज तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में केक काटा और फिर उसके बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया। आप सोच रहे होंगे कि किसी के केक काटने से सियासत कैसे हो सकती है और संग्राम सियासी कैसे हो सकता है, तो हमारी रिपोर्ट आपको समझाएगी और बताएगी। ये 3 तस्वीरें लोकसभा चुनाव में जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए तंज, कटाक्ष और प्रहार किया जा रहा है। आज जब एक बार फिर से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में केक काटा, तो फिर सियासी संग्राम शुरू हो गया। कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें, और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? दरअसल मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की आज 200 रैलियां पूरी हुई, और जिसको लेकर इन दोनों नेताओं ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने केक काटा। हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन, और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि केक काटा जाए। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है, डबल सेंचुरी हो रहा है। दिमाग में नहीं था कि 200 हो गया है। इधर तेजस्वी यादव ने वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर डाला, और उधर उनकी मिर्ची का जवाब विपक्ष देने लगा। माननीय तेजस्वी यादव जी, अरे मिर्ची तो बिहार की जनता ने आपके पिता को ऐसा लगाया
क्या सजा याफ्ता के रूप में चिन्हित हो गए। 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। हारने वाला कभी कहता है कि हम हार रहे हैं, वो कहता है कभी फिर फटक देंगे। वो एकदम उन लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए वो लोग अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तनाव फैला रहे हैं। देश में अभी 2 चरणों में चुनाव होने बाकी हैं और बिहार में इन 2 चरणों में भी मतदान होना है। इस चुनाव में अब तक लगातार हमने देखा है कि तेजस्वी यादव के मुख्य सैनिक के साथ इस तरह की वीडियो और तस्वीरें अक्सर आई। वैसे बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और हम सब इंतजार कर रहे थे कि किसी दिन तेजस्वी और राहुल गांधी की भी इसी तरह की तस्वीर या इसी तरह का वीडियो हमारे सामने आता और इस तरह से प्रचार करते दिखते, लेकिन वो अब तक दिखा नहीं। बहरहाल हम बढ़ेंगे बिहार से आगे और आएंगे अब उत्तर प्रदेश और चलेंगे सुल्तानपुर। रायबरेली की तरह यूपी का सुल्तानपुर भी एक हॉट सीट है इस बार और इस सीट से मेनका गांधी बीजेपी की उम्मीदवार है। आज उनके बेटे वरुण गांधी अपनी मां के लिए वोट मांगते वहां पर नजर आए। इस लोकसभा चुनाव में पहली बार रैली करने के लिए वरुण गांधी आए और उन्होंने सुल्तानपुर की जनता से सिर्फ और सिर्फ अपनी मां के लिए वोट मांगा। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। आज मैं केवल अपने मां के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन। ये दोनों तस्वीरें गांधी परिवार की हैं। एक में सोनिया गांधी अपने बेटे के लिए भावनात्मक होकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और दूसरी तस्वीर है वरुण गांधी की, जो अपने मां मेनका गांधी के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। गांधी परिवार के दोनों नेता इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत कम दिखे। अगर चुनावी प्रचार की बात करें तो वरुण गांधी आज पहली बार नजर आए। मां जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे या ना दे, मां कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज मैं केवल अपने मां के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन। पीलीभीत लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वरुण गांधी पहुंचे। चुनावी सभा के दौरान एक बार भी उन्होंने पीएम मोदी या सीएम योगी का जिक्र नहीं किया। उनका पूरा फोकस सुल्तानपुर, मां मेनका गांधी तक सिमटा रहा। मेनका गांधी को भी जीत का भरोसा है। उनसे जब राहुल और वरुण गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। सबकी अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी किस्मतें हैं, इससे ज्यादा क्या बोलूंगी मैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी का भी कहीं खेल है, क्योंकि आप भी गांधी परिवार से आती हैं। बेटा, अगर काबिलियत है तो सब अपना रास्ता ढूंढेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी के 14 सीटों पर चुनाव होना है और जिन सीटों पर चुनाव होगा उनमें से एक सुल्तानपुर भी है। छठे चरण के लिए आज प्रचार थम गया। 25 मई को 8 राज्यों के 58 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आखिर के 2 चरणों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी दावा कर रही है कि पिछले 5 चरणों में विपक्ष चारों खाने चित्त हो चुका है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एनडीए इस बार सरकार बनाने नहीं जा रही है। लोकसभा का चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है। सिर्फ 2 चरणों के मतदान बचे हैं और इन 2 चरणों में 115 सीटों पर 25 मई और 1 जून को मतदान होने हैं। आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते ही लोकसभा चुनाव में नेताओं की बयानबाजी और तेज हो गई है। अब हर पार्टी का नेता ये जनता को बताने में लगा है कि विरोधी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किसका सुपड़ा साफ हो रहा है। इनकी सरकार 7 जन्म में भी बनने वाली नहीं है और कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार ही होना है। इंडिया गठबंधन चुनाव में लगातार बीजेपी को संविधान पर घेर रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। बीजेपी के लोग खुलकर कभी नहीं कह सकते थे, पता नहीं आप
नहीं मालूम है, मगर उन्होंने ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, लिहाजा सारी पार्टियों ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। विपक्ष की कोशिश है कि वो दिल्ली में बीजेपी को अपना रिकॉर्ड दोहराने से रोक दे। मैं आपसे अपील करती हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। 25 मई और 1 जून को मतदान के बाद सबको 4 जून का इंतजार रहेगा और जिस दिन ये तय हो जाएगा कि देश की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। आज सुबह इस बात की संभावना थी कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सीएम केजरीवाल के घर पूछताछ के लिए जा सकती है। इसके बाद पहले एक वीडियो आया जिसमें केजरीवाल अपने माता पिता के साथ दिखाई दिए और फिर उसके बाद उनका एक और वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बूढ़े माता पिता को परेशान करने की तैयारी की जा रही है, उनसे पूछताछ करने की तैयारी हो रही है। वो ये भी पूछते नजर आए कि आखिर उनका गुनाह क्या था। उधर जो पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद चल रहा है स्वाति मालीवाल प्रकरण को लेकर, उस पूरे विवाद के बाद पहली बार कैमरे पे स्वाति मालीवाल आई और उन्होंने अपना पक्ष रखा और अपनी बातें की। आपको हम बता दें कि कल केजरीवाल इससे पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले की वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं और इसके 2 पहलू हैं। वो चाहते हैं कि दोनों की बात सही तरीके से सुनी जाए। तो पूरा ओवरऑल पैकेज देखिए कि आज दिन भर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल खेमे में किस तरह की गतिविधि और हलचल रही। को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि आज जब स्वाति मीडिया के सामने आई तो उन्होंने क्या कहा। पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। स्वाति मालीवाल से जब ये पूछा गया कि क्या उनसे राज्यसभा सीट खाली करवाने के लिए ऐसा किया गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं अपना बता सकती हूँ, मेरे से तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई और जैसे मैंने बताया था कि अगर मुझसे प्यार से बोलते तो मैं तो जान दे देती। राज्यसभा सीट तो बहुत छोटी बात है। उधर अरविंद केजरीवाल कल से लगातार कह रहे थे कि उनके घर दिल्ली पुलिस आकर उनके माता पिता से स्वाति मालीवाल के बारे में पूछताछ कर सकती है, लेकिन आज दिल्ली पुलिस उनके घर गई ही नहीं। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की, लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। हालांकि दिल्ली पुलिस का इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी इसे ड्रामा बता रही है। बीमार माता पिता को भी अपनी राजनीति के लिए टूल बनाना, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। एक बीमार माता पिता को उन्होंने एक राजनीति का टूल बनाया है। पुलिस आ रही है, पुलिस पूछताछ के लिए आ रही है, पुलिस तो कह नहीं रही। किसने कहा, किसको कहा बताएं। लेकिन जानबूझकर चुनाव से 1 दिन 2 दिन पहले अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके जिस तरह का वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, निंदनीय है, शर्मनाक। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार जेल में हैं। विभव पर स्वाति के साथ मारपीट का आरोप है। तो आपने देखा कि पूरे दिन भर आम आदमी पार्टी में किस तरह की गतिविधि रही। वैसे अगर आप स्वाति मालीवाल के बयान को सुनेंगे तो एक तरफ वो इशारों में कहीं पे निशाना भी साधने की कोशिश कर रही है, दूसरे तरफ उन्होंने साफ साफ कहा कि राज्यसभा सीट जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात को लेकर कयासबाजी हो रही थी, चर्चा लगाई जा रही थी कि उनसे शायद राज्यसभा सीट छोड़ने के लिए कहा गया, जिसके बाद वो नाराज थी और ये पूरी गफलत और ये पूरा विवाद हुआ। तो उस पर भी उन्होंने एक तरह से विराम लगाया कि उनसे कभी किसी ने राज्यसभा सीट के बारे में जिक्र नहीं किया, चर्चा नहीं छेड़ी कि उन्हें छोड़ना है या नहीं, और अगर ऐसा कहा गया होता प्यार से तो वो शायद छोड़ देती। तो बहरहाल मामला ये है कि उस दिन का 13 मई की सुबह 9 और 10 बजे के बीच में सीएम आवास में जो कुछ भी हुआ उसका सच असल में क्या है, ये सिर्फ तस्वीरें ही बयान कर सकती है या सीसीटीवी फुटेज ही बयान कर सकता है। इससे पहले
दो पक्ष हो सकते हैं, एक स्वाति मालीवाल का, वो अपना सच बताने की कोशिश कर रही है, और दूसरे तरफ विभव कुमार है जिन पर यह आरोप लगा है, उनका अपना वर्जन, उनका अपना बयान हो सकता है। और इन दोनों के बीच में अगर कोई फंसा हुआ है जिससे सवाल लोग पूछ रहे हैं या जानना चाहते हैं कि उनका क्या स्टैंड है, तो वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी आम आदमी पार्टी उनकी है और घर भी उनका था जहाँ पर यह घटना सो कॉल्ड हुई थी। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे आगे जैसे जैसे वक्त बीतता है, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन 25 तारीख को है, तो उसके साथ साथ ये घटना और ये पूरा प्रकरण आगे किस तरह से करवट और मोड़ लेता है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। और जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आएगी, हम इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सही तरीके से बताते रहेंगे। बहरहाल आज एक बड़ी अच्छी सी तस्वीर सामने आई। चुनाव के बीच राहुल गांधी आज दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते नजर आए। राहुल गांधी रेल लाइन, मेट्रो लाइन से यात्रा कर रहे थे। इस दौरान राहुल को देखने के लिए और उनसे बात करने के लिए लोग बहुत उत्सुक दिखे। किसी ने राहुल से हाथ मिलाया तो किसी ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। कई लोगों ने अपने कैमरे में इस लम्हे को कैद भी किया। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे कि राहुल गांधी कैसे बैठे हुए हैं वहाँ पर मेट्रो में, जैसे कि उनके साथ उदित राज भी दिखाई दे रहे हैं। और चुनाव का मौसम है, प्रचार करना है, लोगों के साथ अपना कनेक्शन बताना है, जुड़ना है, तो उसके लिए मेट्रो या कोई भी लोकल इस तरह का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे बेहतर जरिया हो नहीं सकता। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने आज मेट्रो में सफ़र करने की सोची होगी। जनता का मूड, जनता का मिजाज समझने के लिए उन्होंने ये जरिया अपनाया होगा। और आप देख सकते हैं वो किस तरह से है और पब्लिक भी उनके साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है, कैसे बात कर रही है। ये एक तरह से नेता कई बार अपने पार्टी के बारे में, अपने लोकल कैंडिडेट के बारे में, ओवरऑल देश के सिनेरियो सिचुएशन को समझने के लिए, फीडबैक लेने के लिए जनता के बीच में जाते हैं। अदरवाइज तो आप देखते हैं कि वो जब मंच से कह रहे होते तो उनकी बातें अपनी होती हैं, लेकिन जब आप ऐसे 1 to 1 किसी के साथ इंटरैक्शन होता है तो उसके कुछ अलग ही नतीजे। तो ये वाली तस्वीर राजनीति में कभी कभी जब चुनावी मौसम होते हैं तो जनता को भी अच्छा लगता है कि नेता अपने नेता वाले लिबास से अलग हटकर कई बार एक नॉर्मल कॉमन पब्लिक की तरह उनके बीच में आते हैं।